दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। वेलकम टू अकेडमी ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो आज से ठीक 4 दिन पहले एक ऐसी घटना होती है जियो पॉलिटिक्स की दुनिया में जो सब कुछ बदल देती है। वो घटना क्या थी, क्या हुआ एग्जैक्टली, वो मैं आज आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। उस घटना की वजह से रशिया में, अफगानिस्तान में, चाइना में, यूएसए में, पाकिस्तान में और आखिरकार भारत में क्या क्या उस घटना ने असर डाले, मैं आज वो सारी चीज़ आपसे डिस्कस करूंगा। इस घटना को समझाने के लिए हमको कुछ साल पहले हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो आज मैं आपको पूरी हिस्ट्री भी समझाऊंगा कि ये घटना आज जो हुई है वो क्यों हुई है और इसके मायने क्या निकलते हैं। काफ़ी डीप फैक्ट्स आपके लिए लेकर आए हैं, अंत तक बने रहिएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो वो घटना है मॉस्को साइंस मिलिट्री पार्टनरशिप विद द तालिबान। ये द मॉस्को टाइम्स की खबर है। ये कहता है कि रशिया एंड द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान हैव साइंड अ मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट, Russian agency reported Wednesday. The deal was finalized during an international security forum in Moscow region following a meeting between Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu and Afghan Defense Minister Mohammad Yaqub. Yaqub is the Taliban former military chief and the son of its founder Mullah Muhammad Omar. The specific terms of the deal have not been made public, according to the Interfax news agency. Bilateral frameworks of this nature generally involve the exchange of weapons, manufacturing licenses, defense technology alongside joint research projects. Some analysts downplayed the immediate impact of the agreement, describing it as a symbolic effort by Moscow to formalize a relationship with the Kabul on paper rather than the start of a deep partnership. अब ये कहता है कि इनके बीच में एक डील हुई है। ऐसी इस डील की कोई डिटेल नहीं निकली है, लेकिन कहते हैं कि ऐसी जो डील्स होती हैं वो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ वेपन्स के लिए होती है, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज क्या है मिलिट्री वेपन्स की, उस चीज के लिए होती है। कुछ छोटे मोटे एग्रीमेंट्स होते हैं। अब एक्सपर्ट्स, मॉस्को टाइम्स के हिसाब से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसका कोई लॉन्ग टर्म फायदा इस चीज के लिए नहीं है। बस इतना ही है कि मॉस्को तालिबान की गवर्नमेंट को एक तो रिकॉग्नाइज करना चाहता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उसके साथ थोड़े से रिलेशनशिप्स अपने अच्छे करना चाहता है। ये ऐसा मॉस्को टाइम्स बता रहा है। अब अगर मैं आपको आगे दिखाऊं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। ये कहता है कि विल तालिबान रशिया मिलिट्री पैक्ट हेल्प इंडिया एंड हर्ट पाकिस्तान, व्हाट वी नो सो फार। ये इंडिया एंड पाकिस्तान का क्या एंगल है वो मैं आगे जाकर अपनी ही स्लाइड में आपको बताऊंगा। फिलहाल इस एग्रीमेंट में क्या क्या पता चला है वो हम एक बार देख लेते हैं। व्हाट वी नो अबाउट द डील, द एग्रीमेंट, the details of which have not been made public yet, could include the exchange of weapons, defense technology, manufacturing licenses as well as joint research projects, according to the Moscow Times, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था। A major driver of the partnership appears to counter terrorism cooperation. Moscow has expressed growing concern over the presence of Islamic State Khorasan province and other terror group in Afghanistan, fearing that the instability could spill over into Central Asia. Russia, traditional strategic backyard, Pakistan have been accused of supporting and facilitating IS की activities in Afghanistan. अब ये देखिए, यहाँ कह रहा है कि पाकिस्तान has been accused of supporting and facilitating IS की activities। ये आप इस चीज पॉइंट को हमेशा अभी याद रखना। क्यों ये जरूरी है मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। इस महीने की स्टार्टिंग में शोइगू claimed that between 18,000 23,000 fighters affiliated with more than 20 armed groups were operating in Afghanistan. He identified terrorism and drug trafficking as among the most serious threats to regional security and instability in Central Asia. अब ये कह रहा है कि जो ISK के मेंबर हैं उनके 23,000 के आसपास फाइटर्स हैं, वो अभी अफगानिस्तान के अंदर हैं, जो कि टेरर भी फैलाते हैं और ड्रग्स की सप्लाई भी करते हैं। शोइगू meanwhile called the Western countries to unfreeze sanctions in Taliban and fully acknowledged their responsibility for their 20-year presidency। अब ये वेस्टर्न कंट्री बेसिकली यूएसए को प्लस नाटो कंट्रीज को ये कह रहा है कि जितने भी तुम्हारे तुम लोगों ने हमारे एसेट्स को फ्रीज कर रखा है वहां पर, उसको रिलीज करिए। यही डिमांड आज ईरान भी कर रहा है इनसे। ये एक्चुअली जितना भी कुछ होता है एक तो सैंक्शंस लगा देते हैं, और क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज में इन्वेस्ट करके रखती है तो उनको जरूर बोलते हैं कि भाई हमारे जो फ्रोजन एसेट्स तुमने फ्रीज कर रखे हैं उसको रिलीज करो। अब ये मतलब डील करते ही सीधा यूएसए को और नाटो कंट्रीज को आंख दिखाने लग गए अफगानिस्तान वाले। हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्रीमेंट, Abdul Basir Basirat, a political analyst, told Afghan broadcaster Tolo that such agreements are essential for regional security and safeguarding the shared interest.
रीजनल सिक्योरिटी और शेयर्ड इंटरेस्ट, ये दो पॉइंट्स भी काफी जरूरी हैं। क्यों, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। द डेवलपमेंट मार्क्स अ ड्रामेटिक टर्न अराउंड इन रिलेशंस बिटवीन मॉस्को एंड काबुल। द सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान इन 1979 and spent the next decade battling the Mujahideen, many of whose members later joined the Taliban. Although relations remained hostile after the Soviet withdrawal, Russia was later accused of quietly backing certain the Taliban factions following the US-led invasion of Afghanistan. अब ये कहते हैं कि बेसिकली जितनी भी ये चीजें हो रही हैं, ये रशिया और तालिबान अपने रिलेशनशिप सुधारने के लिए ये सब कर रहा है। अब ये हुआ क्या क्या था, ये मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं। इसके लिए हमको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तो सारा कुछ एक बार मैं आपको हिस्ट्री से लेकर आऊंगा आज प्रेजेंट। अगर हम हिस्ट्री में चलें तो अफगानिस्तान की जो हिस्ट्री बेसिकली शुरू होती है वो 1979 से शुरू होती है, जैसे इस TOI के आर्टिकल में लिखा हुआ था। अब ये 1979 मैंने ऊपर लिखा है, मेरे ख्याल से कैमरे में आ नहीं रहा है, तो मैं इधर से लिखना शुरू कर देता हूं। 1979 वो साल था जिसमें दो घटनाएं हुई थी। सबसे पहली घटना हुई थी अफगानिस्तान में, दूसरी घटना हुई थी ईरान में। दोनों घटनाएं आपस में काफी ज्यादा रिलेटेड है। क्यों है आपको बताता हूं। ईरान में उस टाइम पर जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो होती थी शाह डायनेस्टी, जो कि यूएसए प्रो थी। वो शाह जो हुआ करते थे, जो आप एम्बलम भी देखते हैं द राइजिंग लॉयन, ईरान का जो पुराना फ्लैग हुआ करता था उसमें राइजिंग लॉयन हुआ करता था, वो शाह डायनेस्टी का ही था। तो उस टाइम शाह डायनेस्टी हुआ करती थी और वो यूएसए की प्रो थी। लेकिन 1979 में क्या होता है, शाह डायनेस्टी को हटा दिया जाता है और खोमेनी रेजिम, पहले खोमेनी रेजिम आई थी, खोमेनी के बाद खोमेनी आए थे। तो उस टाइम पर खोमेनी आए थे, खोमेनी आए 1979 में, वो शाह डायनेस्टी को हटा देते हैं, मतलब कि एक प्रो यूएसए गवर्नमेंट को ईरान से हटा देते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर क्योंकि प्रो यूएसए गवर्नमेंट हट गई तो यूएसए को इस चीज में बहुत बुरा लगा कि भाई हमको इतनी पावरफुल होते हुए भी हम लोगों को ईरान से हटा दिया गया। बिकॉज ऑफ दिस खोमेनी का जो उस टाइम पर उनका जो उन्होंने प्रोटेस्ट करे, प्रोटेस्ट की वजह से उनको हटा दिया गया। पूरी लोग उसके साथ मिल गए क्योंकि उनको भी इसी तरह से रेगुलेटलाइज कर दिया गया कि भाई यूएसए तुम्हारा दुश्मन है, यूएसए ही जितने तुम यहां पर दिक्कतें आ रही हैं उसका रीजन यूएसए ही है, और जो शाह है वो यूएसए का पपेट है, तो इसको हटाओ, और उनको हटा दिया गया। अच्छा, जब ये यहां से प्रो यूएसए गवर्नमेंट को हटाया गया, उसी टाइम पर एक घटना जो अफगान में हुई वो ये हुई कि यूएसएसआर ने अफगान को इन्वेट कर दिया, मतलब अफगान में यूएसएसआर घुस गया। अब अफगानिस्तान ईरान तो मोस्ट पड़ोसी हैं। अब मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी घटना होती है, एक तरफ से यूएसए को एक कंट्री से हटा दिया जाता है, दूसरी तरफ से उसी के दुश्मन को एक कंट्री मिल जाती है इन्वेट करने के लिए, तो यूएसए के लिए तो यार ये बहुत ही बेकार चीज थी। इतना उनको गुस्सा आया इस चीज को लेकर कि उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने प्लान ये बनाया, अब क्योंकि यूएसएसआर अफगान के अंदर घुस गया, तो CIA जो कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की, आप लोगों को पता ही होगा, CIA ने प्लान बनाया और मुजाहिदीन इनको ट्रेन करना शुरू करा। कहां पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने अपनी जगह दी मुजाहिदीन को ट्रेन करने के लिए बाय द हेल्प एंड एड ऑफ CIA, ताकि वो मुजाहिदीन जाकर अफगानिस्तान में यूएसएसआर के सोल्जर से लड़ सके। ठीक है जी। CIA ने अफगानिस्तान में अनइजीनेस फैलाना शुरू कर दिया। अब अनइजीनेस अपने लोगों को भेज के करा। दूसरी चीज, अफगानिस्तान में इन लोगों ने यूएसएसआर के खिलाफ बगावत करानी शुरू कर दी लोगों के बीच में। उन्होंने वही भ्रम फैलाना शुरू कर दिया कि भाई तुम्हारा दुश्मन तो यूएसएसआर है, तुम एक इंडिपेंडेंट कंट्री थे, यूएसएसआर ने अपने फायदे के लिए तुम लोगों को इन्वेट कर दिया, तो भाई इनको हटाओ। एक तो लोग सड़कों पे आ गए, दूसरी चीज मुजाहिदीन आर्मी से लड़ने लग गए, तो यूएसएसआर वहां पर कमजोर हो गया। इनकी वॉर चली 1979 से 1989, 10 साल यूएसएसआर वहां पर लड़ता रहा, और एट द एंड 1989 में यूएसएसआर अफगानिस्तान से चला जाता है।
ठीक है जी, यहां तक मैं मानता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। 1979 में यूएसएसआर अफगानिस्तान घुसता है, 10 साल तक वहां पर कोशिश करता है उन पे कंट्रोल करने की, उनको कंट्रोल करने की, अफगानिस्तान को अपना बनाने की। यहां पर सीआईए मुजाहिदीन भेजता है पाकिस्तान में ट्रेनिंग करके अफगानिस्तान के अंदर, और उनके लोगों को, अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनको बतलाया जाता है कि भाई यूएसएसआर इज योर ट्रू एनिमी, और दोनों मिलकर यूएसएसआर की लोगों को बाहर निकाल देते हैं अफगानिस्तान से 1989 में। तो 1979 1989 10 इयर्स ऑफ यूएसएसआर, और 1989 में यूएसएसआर बाहर चला जाता है। यही बहुत बड़ा रीजन था यूएसएसआर का टूटने का इन 1991। जस्ट आफ्टर 2 इयर्स यूएसएसआर टूट के 15 प्रोविंस में बट जाता है, क्योंकि ये जो हार अफगानिस्तान में मिली इसने उसको पॉलिटिकली बहुत कमजोर कर दिया, इकोनॉमिकली बहुत कमजोर कर दिया, प्लस उनके लोगों के ऊपर से उनका विश्वास उठ गया। दैट वाज द रीजन वो 15 भाटों में बट गया, लेकिन ये किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। छोटा सा हिंट आपको मैंने दे दिया। अब आते हैं 1989 में। 1989 में यूएसएसआर चला जाता है। यहां पर सीआईए का जो प्लान था वो पूरा हो जाता है। सीआईए को क्या था कि भाई अफगान से यूएसएसआर को हटाओ। प्लान सक्सीड, अफगानिस्तान छोड़ दिया, उनको कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने कहा भाई हमको क्या करना, हमारा प्लान था यूएसएसआर को हटाना अफगानिस्तान से, उन्होंने हटा दिया। तो 1989 में जहां यूएसएसआर अफगानिस्तान छोड़ता है, सेम टाइम पर सीआईए भी अफगानिस्तान से मुंह मोड़ लेता है, कहता है कि हमको क्या मतलब है भाई, हमारा जो काम था वो हो गया। तो 1989 से लेकर 1994 तक सिविल वॉर रहता है अफगानिस्तान में। मतलब आपस में जितने भी गुट थे, ये जितने भी टेररिस्ट ग्रुप थे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, ये जितने भी थे छोटे मोटे थे, ये आपस में बहुत ज्यादा लड़ने लग गए। लड़ लड़के इन लोगों इतना बुरा हाल कर दिया कि इसमें से एक लीडर निकल के आता है जिनका नाम था मुल्ला उमर। मुल्ला उमर लीडर निकल के आता है और कहता है कि भाई मैं रूल करूंगा अफगानिस्तान के ऊपर, और मैं ये जितनी भी दिक्कतें हैं इसको रेडिकेट करूंगा, करप्शन हटाऊंगा, लोगों के बीच में अपना इमेज बढ़ाऊंगा और अफगानिस्तान का भला करूंगा। ये खड़े होते हैं और अपनी पार्टी का नाम देते हैं तालिबान। अब तालिबान का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? तालिब स्टूडेंट्स, तालिब इज स्टूडेंट, तालिबान इज स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स से खड़ी करी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान। ये जितने भी मदरसा में पढ़ते हुए लोग थे, जितने बच्चे थे, उन्हीं के थ्रू ये प्रोटेस्ट कर करके इन्होंने तालिबान को एक बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। और 1994 से लेकर 1996 में 2 साल इनको लगे, और पूरे अफगानिस्तान को 1996 में इन्होंने तालिबान ने रूल करना शुरू कर दिया। पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का रूल हो गया था 1996 में। 1994 में उमर खड़े हुए, उन्होंने नारा दिया, तालिबान को बनाया, और 2 साल के अंदर अंदर अफगानिस्तान में पूरा अपना जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो खड़ी कर दी 2 साल के बाद, और अफगानिस्तान वाज अंडर तालिबान। ठीक है जी। 1996 ही वो ईयर था जब तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को पनाह दी। 1996 में तब ओसामा रहता था सुदान में ओसामा रहता था, क्योंकि सऊदी ने उसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी थी। बेसिकली ओसामा था तो सऊदी का ही, उसके पेरेंट्स वहीं पर थे। ही वाज फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली, कंस्ट्रक्शन और ऑयल डिगिंग की कंपनी थी उनके पिताजी की। उन्होंने बगावत कर दी सऊदी के अगेंस्ट, क्योंकि सऊदी ने यूएसए वालों को जगह दी थी इराक से लड़ने के लिए। तो उनके लिए था कि भाई हम तो, सऊदी हमारे लिए यह है कि उन्होंने काफिरों को जगह दी, तो इसलिए सऊदी ने ओसामा की सिटीजनशिप कैंसिल करी। ओसामा वहां से सुदान गया। तालिबान को पता लगा कि ओसामा वहां रहता है। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, वो मैं कभी और डिस्कस करूंगा, मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूं। ओसामा को तालिबान ने अपने पास बुलाया अफगानिस्तान में, और वहीं से ओसामा को पनाह देना शुरू करी। अब ओसामा आपको पता ही है, वॉज टोटली रेडिकलाइज्ड टुवर्ड्स यूएसए। उसने कहा था, अपने लोगों को भी यही कहता था, और उसको भी यही लगता था कि यूएसए इज द बिगेस्ट एनिमी। तो यूएसए के अगेंस्ट उन्होंने फिर काम करना शुरू कर दिया कि भाई उनको कैसे ना कैसे यूएसए को परेशान करो और वहां पर टेररिज्म फैलाओ। वही दौर था 1996 में ओसामा अफगानिस्तान आया। अल-कायदा जो ओसामा की ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने अफगानिस्तान में काम करना शुरू करा, और 2001 में हो जाता है 9/11। 9/11 इज जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को यूएसए में गिरा दिया गया था। 9/11 हो जाता है 2001 में। अब 2001 में जब ये 9/11 हो जाता है,
तो यूएसए हो जाता है आग बबूला। यूएसए कहता है कि भाई जिस तालिबान को, जिस अफगानिस्तान को एक टाइम पर हम ही पनाह देते थे, हम ही कहते थे यूएसएसआर को बाहर निकालो, हम तुमको मदद पहुंचाते थे, तुमने मेरी ही ऐसी तैसी कर दी, मेरा ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया, हजारों बंदे मर गए, इकोनॉमिकली इतना ज्यादा डैमेज कर दिया। यूएसए जाता है तालिबान के पास और कहता है कि भाई मुझे दे दो ओसामा। 2001 में 2001 में या 2002 में 2002 में जाता है यूएसए तालिबान के पास और कहता है कि हमें ओसामा दे दो। तालिबान रिजेक्ट कर देता है उनका प्रपोजल और कहता है भाई मैं नहीं दूंगा। अब आता है 2001 का टाइम, 2001 और 2 के बीच में है। 2001 और 2 में जब तालिबान यूएसए को मना कर देता है कि भाई मैं ओसामा नहीं दूंगा, तो 2001 और 2 में यूएसए चला जाता है नाटो कंट्रीज के साथ अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर चले जाते हैं और पूरे 20 साल तक, लगभग 19.5-20 साल तक वो इन अलकायदा वालों से अफगानिस्तान के अंदर लड़ते रहते हैं। हजारों बंदे मार दिए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगा दी यूएसए और नाटो कंट्रीज ने, इतना रिसोर्सेज खर्च कर दिया, इतना कुछ कर दिया। और 2021 में क्या होता है, अभी आपने देखा ट्रंप के टाइम ही 2021 में यूएसए ले लेता है एग्जिट अफगानिस्तान से। क्या हासिल करा अभी तक कोई क्लियर, क्या उन्होंने वहां से हासिल करा, कोई क्लियर प्रपोजल अभी तक यूएसए ने नहीं प्रोवाइड करा कि एग्जैक्टली इन 20 सालों में यूएसए ने अफगानिस्तान में क्या हासिल करा। ठीक है जी। अब आपको मैंने 1979 से लेकर 2021 तक पूरा बता दिया, कब यूएसएसआर घुसा और कब यहां से 2021 में यूएसए एग्जिट कर देता है अफगानिस्तान से। ओके, अब 2021 में जब यूएसए एग्जिट करता है अफगानिस्तान से, तालिबान 15 अगस्त 2021 को अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है अफगानिस्तान में। तालिबान गवर्नमेंट, ठीक है जी। 15 अगस्त 2021 को तालिबान फिर से गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है अफगानिस्तान में। 2023 में, अभी तक तालिबान को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही सारी कंट्रीज मानती आई हैं, यूएसए के प्रेशर की वजह से, इवन रशिया भी मानती आई है। लेकिन 2023 में रशिया ने बोला कि हम तालिबान को टेरर ग्रुप मानने से मना करने की सोच रहे हैं। 2023 में रशिया कहता है। 2024 में रशिया तालिबान को फॉर्मली मान्यता दे देता है, तालिबान गवर्नमेंट को। रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जब जो तालिबान को फॉर्मल गवर्नमेंट का दर्जा देता है 2024 में। अब आया है 2026 जब रशिया ने अफगानिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। तो ये तो है आपका पूरा फ्लो चार्ट। अब मैं आता हूं इसमें फायदे और नुकसान में कि एग्जैक्टली इस जो पैक्ट साइन हुआ है इससे रशिया को, अफगानिस्तान को, यूएसए को, चाइना को, पाकिस्तान को और इंडिया को किस किस को क्या फायदे हैं और किस किस को क्या नुकसान है, मैं वो अब आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब इनके जो डिफेंस डील साइन हुई है इसमें जो मेजर पॉइंट इन लोगों ने बताया है कि अफगानिस्तान और रशिया, जो मेजर सबसे पॉइंट बताया जरूरी, उन्होंने कहा है कि इन्होंने डील, डिफेंस डील करी है आईएसके की वजह से। आईएसके क्या है? इस्लामिक स्टेट खुरासन। ये एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिससे रशिया और अफगानिस्तान दोनों ही परेशान है और इसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इन दोनों ने एक डिफेंस पैक्ट साइन करा है ताकि ये दोनों मिलकर इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन से लड़ सके। अब इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन का क्या है मैं आपको बताता हूं। आईएसके जो है ना, ये बना था बेसिकली टीटीपी और तालिबान, इन दोनों के मेंबर्स को मिलाकर एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। टीपीटी आपको पता ही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है। 2013-14 के टाइम जब यूएसए अफगानिस्तान के अंदर था, वहां पर दहशत फैला रहा था, तो उससे लड़ने के लिए टीटीपी और तालिबान ने मिलकर एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम दिया आईएसके, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन। अब खुरासन आप पूछेंगे क्या है, तो खुरासन एक
इनके इमेजिनरी एक जगह है इनके दिमाग में, जो कि कुछ पोर्शन है ईरान का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का और किर्गिस्तान का, इन सारे एरिया को मिलाकर एक ये कहते हैं कि हम एक अलग कंट्री बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे खुरासन, और उसी के नाम पर ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। ठीक है जी। अब 2013-14 के टाइम पर ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है, लेकिन क्या होता है, तालिबान तो आपको पता ही है वो कंपैरेटिवली ज्यादा नेशनलिस्ट है देन टीटीपी। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान को बेटर बनाने के लिए बनाया गया था, और उस पर रूल कर कर उसको क्या कि अच्छे से हम गवर्न करें, ताकि तालिबान भी एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने और अफगानिस्तान बेटर कंट्री बने। ठीक है जी। तो तालिबान वॉज बेटर नेशनलिस्ट देन टीटीपी, लेकिन टीटीपी और इनके लोगों का तो एक ही था कि हमें टेरर फैलाना है, प्लस हमको पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम रिलीजन को बढ़ावा देना है, और मतलब सबको इन मुस्लिम कन्वर्ट करना है, इनका ये बेसिक प्लान था। लेकिन तालिबान का ऐसा कोई प्लान नहीं था, जिसकी वजह से तालिबान के लोग निकल जाते हैं और इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन ये रह जाता है बेसिकली टीटीपी के मेंबर्स के साथ, जिनको जो बहुत ज्यादा रेडिकल हैं और मुस्लिम वर्ल्ड को बढ़ाना चाहते हैं। ओके। अब जो आईएसके है, जब वो तालिबान का दुश्मन बन गया तो ऑब्वियसली वो अफगानिस्तान में टेरर फैलाने लग गया। अच्छा, अब अफगानिस्तान में तो टेरर फैला ही रहा है, ये तो आप लोग समझ गए, लेकिन रशिया को क्या दिक्कत है? रशिया को ये दिक्कत है क्योंकि जो ये खुरासन एरिया है ना, इसका काफी यूएसएसआर की जो कुछ कंट्रीज थी जैसे उर्गेनिस्तान, किर्गिस्तान, वहां से ये लोग निकालते हैं और रशिया के अंदर भेज के टेरर फैलाते हैं। ये आईएसके का काम है। और आईएसके कुछ यूएसएसआर के कुछ जो कंट्रीज निकली थी उसमें से भी कुछ अपना एरिया समझता है, जिसकी वजह से रशिया को बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब होता क्या है, 2024 में एक स्टेडियम के अंदर रशिया में ये आईएसके वाले टेररिज्म फैलाकर ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें कुछ 150 के आसपास, आई गेस मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट 150 के आसपास लोग मर जाते हैं। ठीक है जी। अब ये देखकर रशिया हो जाता है बहुत ज्यादा परेशान आईएसके से। इसी के आसपास ही, इसके आसपास भी और इससे 1-2 साल पहले भी अफगानिस्तान में भी इन्होंने एक ऐसे ही टेरर ब्लास्ट कर कर कुछ 200 से 300 बंदों को अफगानिस्तान में भी मार दिया। तो अफगानिस्तान भी बहुत परेशान हो गया। यही टेरर इन्होंने पाकिस्तान में भी फैलाया, लेकिन पाकिस्तान से इसलिए हम सिंपैथी रख सकते क्योंकि ये निकला तो पाकिस्तान से ही था, और वहां पर इनको ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में दी जाती है। ऐसा इनका मानना है कि आईएसपी की जो ट्रेनिंग है आईएसके की, वो पाकिस्तान में होती है, तो इसलिए पाकिस्तान के साथ कोई सिंपैथी नहीं रखता। हम बात करते हैं अफगानिस्तान और रशिया की। जब अफगानिस्तान और रशिया बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो इन्होंने 2026 में आकर यह सोचा कि हम एक पैक्ट बनाते हैं। रशिया प्रोवाइड करेगा मिलिट्री इक्विपमेंट्स, फंडिंग अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान आपको पता ही उस वहां पर कितने जो फाइटर्स हैं वो कितने बढ़िया होते हैं। दे आर ट्रेन्ड बाय यूएसए, सीआईए, मुजाहिदीन, मैंने आपको पहले भी बताया था। और उनकी जो गोरिल्ला टेक्निक है वो वर्ल्ड में बहुत फेमस है। उनसे बेहतरीन आगे जाकर लड़ने से कोई भी नहीं, उनसे बेहतरीन कोई नहीं लड़ता। तो अफगानिस्तान की डेयरनेस प्लस रशिया की टेक्नोलॉजी, पैसा एंड मिलिट्री पावर, ये दोनों मिलकर इस आईएसके को खत्म करने का प्लान कर रही हैं, रशिया के अंदर भी और अफगानिस्तान के अंदर भी। इसलिए इन्होंने जो पेपर में लिख कर दिया है कि हमारी डील जो हुई है वो आईएसके की वजह से हुई है, ये मेजर पॉइंट है इनका। अब मैं आगे चल के आपको ये बताता हूं कि एग्जैक्टली और क्या क्या फायदे हैं जो इनको हो सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो रशिया का हो गया, आईएसके से छुटकारा मिल जाएगा, ये प्रॉफिट में आ जाएगा उसका, और यही प्रॉफिट में आ जाएगा अफगानिस्तान के प्रॉफिट में भी आ जाएगा, क्योंकि आईएसके खत्म हो जाएगा तो यहां पर रशिया को भी फायदा हो जाएगा, यहां अफगानिस्तान को फायदा होगा। मैं आईएसके का नाम जो है ना वो चाइना के प्रॉफिट में भी लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसमें अफगानिस्तान की भी काफी जमीन है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है। उस अफगानिस्तान की जमीन में ये आईएसके वाले चाइनीज लेबरर को, इंजीनियर्स को बहुत मारते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये आईएसके से छुटकारा मिल जाता है अफगानिस्तान में, तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काफी बूस्ट मिलेगा, फायदा मिलेगा, जिससे चाइना को काफी प्रॉफिट होगा। तो मैं इस आईएसके के नाम को, इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन के नाम को अफगानिस्तान, रशिया और चाइना तीनों के प्रॉफिट में लिख रहा हूं। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं। ये अगर आप देखेंगे, ये वो रूट है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। एक तरफ ब्लू लाइन से है ये ट्रंप रूट,
दूसरी तरफ रेड लाइन से है रशिया का ऑल्टरनेटिव कॉरिडोर। अब ये ब्लू लाइन वाला तो है, पहले तो क्या होता है, अभी जो यूरोप के साथ जो ट्रेड होता है, जो गैस जाती है वो जाती है कजाकिस्तान से रशिया पाइपलाइन, रशिया से यूक्रेन से होता हुआ यूरोप के अंदर सप्लाई हो जाती है। ये एक रूट है जो अभी ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन अब क्योंकि यूक्रेन पर रशिया ने हमला कर दिया तो पूरा का पूरा यूरोप बहुत ज्यादा परेशान है रशिया से, तो अब इस रूट का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करी जा रही है यूरोप की तरफ से भी, और इस ऑल्टरनेटिव को ढूंढने का फायदा उठाना चाहता है यूएसए। तो यूएसए ने क्या करा, आर्मेनिया के एक प्रो यूएसए गवर्नमेंट आ रखी है ऑलरेडी, जो कि और ज्यादा प्रो होती जा रही है, और अभी 7 जून को इलेक्शन है आर्मेनिया में, जिसके प्रेसिडेंट को ट्रंप ने एंडोर्स करा, और ट्रंप चाहता है कि उसकी गवर्नमेंट फिर से फॉर्म हो और कहीं ना कहीं वो यूएसए को फायदा पहुंचाए। वो कैसे फायदा पहुंचाएगा, एक और पाइपलाइन बनाई जाएगी कजाकिस्तान से, ये कैस्पियन सी से निकलेगी, अजरबैजान से होती हुई, आर्मेनिया से होती हुई, टर्की से होती हुई, ये सीधा जाएगी यूरोप। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये पूरा का पूरा जो रूट है बहुत डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं वो वीडियो कैप्शन में लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब अगर मैं इस रूट की बात करूं तो इसका नाम ट्रंप ने दिया था ट्रंप रूट, इस रूट का नाम दिया है ट्रंप ने ट्रंप रूट। अब ये जब देखी, पहले आर्मेनिया में क्या होता था, पहले आर्मेनिया में 2018 से पहले होती थी प्रो यूएसए प्रो रशिया गवर्नमेंट, और रशिया को था कि यूरोप के लिए अगर पाइपलाइन जाएगी तो मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है आर्मेनिया के होते हुए ही पाइपलाइन जाएगी, वरना कोई पाइपलाइन और डिजाइन नहीं हो सकती। तो इसलिए रशिया आर्मेनिया को अपने साथ रखता था। लेकिन 2020 में जब अजरबैजान आर्मेनिया में वॉर होती है, आर्मेनिया का साथ रशिया नहीं देता, जिसकी वजह से आर्मेनिया प्रो रशिया से हटकर प्रो यूएसए हो जाता है। अब उसका असर, जो मेजर असर है, वो अब 2026 में नजर आएगा, जब आर्मेनिया में 7 जून को इलेक्शन होगा, और अगर जिसको ट्रंप ने एंडोर्स करा वो जीत जाते हैं तो प्रो यूएसए गवर्नमेंट एक बार फिर आ जाएगी, जो कि पहले से ज्यादा यूएसए की तरफ झुकाव अब रखती है। अगर ये हो जाती है तो ये ट्रंप रूट को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा, और मैं मानता हूं फ्यूचर में अगर ये हो जाता है तो रशिया को इससे बहुत नुकसान होने वाला है। अब आप बोलोगे जो पहला रूट ऑलरेडी चल रहा है रशिया का, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें यह दिक्कत है कि अगर यूक्रेन वॉर ये खिंच जाती है तो यूक्रेन यहां पर डेली बमबारी कर रहा है, जिसकी वजह से काफी नुकसान रशिया को हो रहा है, उस पाइपलाइन को भी नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से यूरोप काफी रशिया से परेशान भी है, और वो खुद भी लगा हुआ है ऑल्टरनेटिव रूट को ढूंढने के लिए। अब मैं अपने मेन पॉइंट पर आता हूं जो इससे रिलेटेड है। मेन पॉइंट यह है कि ये कजाकिस्तान से अगर रशिया को ये यूक्रेन वाले पार्ट को बाईपास करना हो तो और क्या रूट निकल के आ सकता है रशिया के पास? रशिया के पास निकल के आ सकता है, अगर कजाकिस्तान से मेजर रूट निकले तो वो हो सकता है अफगानिस्तान से होता हुआ ईरान, इराक, सीरिया, साइप्रस, और ऑल टुवर्ड्स मेडिटेरियन सी से निकलता हुआ यूरोप के अंदर। ये एक प्रपोज रूट है जिसके लिए रशिया अभी अपने मोहरे सेट कर रहा है। उस मोहरों में ये एक मोहरा अफगानिस्तान भी है, और उसका पहला कदम मैं मानता हूं कि यह अफगानिस्तान रशिया डिफेंस पैक्ट है। अब वो मैं कैसे है मैं आपको थोड़ा सा अब बताता हूं। ये एक खबर आई थी 29 तारीख की है। 28 तारीख को अफगानिस्तान के अंदर डील होती है रशिया और अफगानिस्तान की डिफेंस पैक्ट की, और उसी टाइम पर अजीत डोवाल साहब रशिया के अंदर होते हैं। वहां पर क्या बातचीत होती है वो मैं बता देता हूं। ये कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया अजीत डोवाल विजिट टू मॉस्को दिस वीक हैज वंस अगेन हाइलाइटेड द एंड्यूरिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप at the time of growing geopolitical uncertainty and shifting global power equation. Doval participated in the first International Security Forum and the 14th meeting of High Representative for Security Matters, hosted by Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu. ये वही बंदा है जिसने अफगानिस्तान की जो डील है वो फाइनल करी थी, और मेरे ख्याल से साइन भी इन्होंने करी थी। ये वही बंदा है, और वही बंदा अगले दिन डोवाल साहब से पब्लिकली मिलता है। These discussions focused on emerging security challenges in an increasingly multipolar world. During this address, Doval stressed that there can be no double standards in the fight against terrorism, urging responsible nations to take a clear stand against states that sponsor terror. अब ये फाइट अगेंस्ट टेररिज्म वही है जिसके लिए अफगानिस्तान और रशिया भी कर रहे थे बात,
इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डोवाल साहब ने भी वही बात करी। प्लस लेते लेते इन्होंने लगे हाथ पाकिस्तान को भी पेल दिया, ये बोलकर कि स्टेट दैट स्पॉन्सर द टेरर उनकी भी ऐसी होनी चाहिए। आगे ये कहते हैं द इंडिया रशिया डिफेंस पार्टनरशिप हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम इवॉल्विंग फ्रॉम रिलेशनशिप बिल्ट ऑन मिलिट्री सप्लाईज टू इंक्रीज फोकस ऑन जॉइंट डेवलपमेंट। पहले सिर्फ इंडिया मिलिट्री सप्लाई लिया करता था, लेकिन अब जॉइंट डेवलपमेंट मिलकर काम करने का अब दौर इंडिया रशिया का शुरू हो चुका है, जिसमें से एक सबसे पहला दौर अब S-500 है, जिसके लिए बात पाकिस्तान के रशिया के साथ चल रही है इंडिया की। S-400 आपको पता है कितना बड़ा सक्सेस रहा ऑपरेशन सिंदूर में, हम सबने देखा। अब S-500 जो कि उससे भी कई ज्यादा एडवांस है, उस पर काम मिलकर दोनों कंट्रीज कर रही हैं। Even as India diversify its defense partnership and expands indigenous production, Russian origin platform continue to form the backbone of several critical capabilities. किस पे ऑलरेडी काम चल रहा है? हाइपरसोनिक मिसाइल्स पे हम लोगों का काम चल रहा है, Su-57 फाइटर जेट पे हमारा काम चल रहा है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया S-500 और S-400 को भी थोड़ा अपग्रेड किया जा रहा है, और S-500 पर एग्जैक्ट नया काम चल रहा है। दीज आर द एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हमारे यहां पर चल रही हैं। तो ये तो हो गया एग्जैक्टली क्या था कि जब रशिया और अफगानिस्तान की डील फाइनल हो रही थी, उसी टाइम पर इंडिया भी वहां पर मौजूद था। अब मैं आपको उस पार्ट पे आता हूं जहां मैं आपको यह बताऊंगा कि ये जो बेल्ट एंड रोड, जो ट्रेड रूट की बात अमेरिका के साथ हो रही थी, जो ट्रंप रूट है, और ये रशिया का रूट जो अभी रशिया के दिमाग में चल रहा है। मैं इसको न्यू लिख देता हूं, जो ऑलरेडी है एक, वो मैं यहां पर बना देता हूं। आ रहा है नहीं आ रहा, यहां बना देता हूं। अभी जो ऑलरेडी रूट है कजाकिस्तान, रशिया, कहीं ना कहीं यूक्रेन से होता हुआ यूरोप, ये रूट ऑलरेडी एक्टिव है, अभी ये चल रहा है। लेकिन इस एक्टिव रूट को बाईपास करने के लिए ईयू भी सोच रहा है और यूएसए भी सोच रहा है, जिसके लिए ट्रंप रूट बनाया गया। कजाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, ऑल द वे टू यूरोप, ये ट्रंप रूट है, जिसके लिए बातचीत चल रही है, काम भी बहुत जोर जोर से चल रहा है। इसके लिए यूएसए भी काफी जोरों से काम कर रहा है, यूरोप भी काफी जोरों शोरों से काम कर रहा है, प्लस ये सारी कंट्रीज भी काम कर देती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मोहरा ये है, अगर ये आर्मेनिया में 7 जून को इलेक्शन है, अगर इसमें प्रो यूएसए गवर्नमेंट आ जाती है तो ये ट्रंप रूट का बहुत बड़ा फायदा होगा और बहुत बड़ा सक्सेस भी होगा। लेकिन आपको पता ही है रशिया तो शांत बैठने वाला है नहीं, बैठना भी नहीं चाहिए ऑब्वियसली। तो रशिया ने जो अब रूट प्रपोज कर रखा है, वो क्या प्रपोज कर रखा है? अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, साइप्रस, ऑल द वे टू यूरोप। अब मैं एक एक कंट्री के ऊपर आ जाता हूं, इसमें समझाना आपको बहुत जरूरी है, कहीं आपको यह ना लगे कि ये कहीं हवा में ही बात ना हो, इस पे हो रही, क्यों बता देता हूं। अफगानिस्तान में सबसे पहला कदम मेरे हिसाब से उठा लिया गया है रशिया की तरफ से, अफगान रशिया पैक्ट, डिफेंस पैक्ट, जो कि अभी अभी 2026 में हुआ है। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो गई है। ईरान में आती, ईरान आपको पता ही है कि टोटली एंटी रशिया, एंटी यूएसए गवर्नमेंट है, वो रिजीम ही पूरी है, अभी तो युद्ध चल भी रहा है, प्लस रशिया उसको काफी मदद भी पहुंचा रहा है इस युद्ध के अंदर भी। ईरान ने भी काफी मदद पहुंचाई है, काफी सारे ड्रोन्स रशिया को पहुंचाया यूक्रेन वॉर के तहत, और रशिया ने पहुंचाया ईरान को अभी इस वॉर के तहत जो अभी चल रहा है, ऑनगोइंग, अभी सीजफायर है। तो ईरान में तो आपको पता ही है कि एंटी यूएसए और प्रो यूएसए, प्रो रशिया गवर्नमेंट है, तो इस रूट में ईरान इज नॉट अ थ्रेट फॉर रशिया। अब अगर मैं इराक पे आ जाता हूं, इराक ऑल्दो इसमें यूएसए का बेस है, लेकिन जो शिया मिलिटेंट्स हैं वो बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल करते हैं इराक के अंदर, और वो शिया मिलिटेंट्स हैं, दे आर टिल्टेड टुवर्ड्स द ईरानियन रेजिम।
ईरानियन रिजीम को काफी मानते हैं, खुमैनी रिजीम को बहुत मानते हैं शिया मिलिटेंट वाले। इसकी वजह से भी रशिया के इस रूट को कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पॉइंट अगर मैं ये बोलता हूं कि आप सब बोलेंगे यूएसए का बेस है इराक में, वो कैसे रशिया का एक पाइपलाइन बिछाने देगा, तो जो शिया मिलिटेंट्स हैं वो मदद करेंगे इस चीज में, ऐसा मेरा मानना है। अब अगर मैं सीरिया में आया तो सीरिया में तो आपको पता ही है रशिया काफी सारे ग्रुप्स को हैंडल करता है सीरिया के अंदर, रशियन ग्रुप्स जो कि रशिया की मदद करते हैं, प्लस वहां पर जितनी भी डेवलपमेंट है उसमें रशिया बहुत बड़ा साथ पहुंचाता है। सीरिया में ह्यूमैनिटेरियन एड्स काफी पहुंचाता रहता है, तो सीरिया भी कहीं ना कहीं प्रो रशिया आ जाता है। साइप्रस डायरेक्टली रशिया का कोई इंपैक्ट साइप्रस में बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा साइप्रस में रशिया का इंपैक्ट नहीं है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर आई जो कि इससे जोड़कर देखी जाए ना देखी जाए वो मैं आप पर छोड़ता हूं, वो आप देखिए, लेकिन बताना बहुत जरूरी है। जब ये 29 मई 2026 को डोवाल साहब रशिया में थे, 28 तारीख को अफगानिस्तान और रशिया के बीच में एक डिफेंस डील साइन होती है। उसी दौरान पर विजिट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर टू द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस हो जाता है। इनकी विजिट हो जाती है आपकी 27 से 28 मई 2026 में। यहां यह कहता है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर पेड एन ऑफिशियल विजिट टू द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस फ्रॉम 27 से 28 मई एट द इन्विटेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। हाई रिप्रेजेंटेटिव एंड वाइस प्रेसिडेंट एमएस काजाकालस एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ साइप्रस डॉक्टर कॉन्स्टेनियस कोम्बास to attend the informal meeting of EU ministers of foreign affairs as a special invitee। स्पेशल इन्वाइटी में बुलाया गया EU के मिनिस्टर को। फिर कहता है कि ड्यूरिंग द विजिट EAM एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अटेंडेड द वर्किंग सेशंस ऑफ इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ EU मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑन 28 May। Discussion focused on relevant policy issues of shared interest, in particularly the geopolitical impact of development in the West Asia, Middle East and the wider region। On the sidelines of Gimich meeting, EAM held structured bilateral meetings with Ms. Kaja Kallas, Dr. Constantius Combus, H.S. Prince Faisal bin Farah bin Abdullah, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia। ये भी यहाँ पर मौजूद थे। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पर मौजूद थे और जोस मैनुएल विनो, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूरोपियन यूनियन कोऑपरेशन ऑफ स्पेन। These meetings and its interaction with the EU minister provided an opportunity to exchange perspectives on West Asia, the Ukraine conflict, India-EU cooperation, bilateral relations, and wider regional developments। Mr. S. J. Shankar, on President of Republic of Cyprus, Nicosia, the discussion reviewed the strong momentum of India-Cyprus relation following the landmark state visit of President to India। अब ये 20 से 30 मई 2026 को आए थे, उसके लिए भी बात हुई। External minister visit enforced India's deepening engagement with Cyprus, the European Union and key regional partners, and further strengthen the India-EU strategic partnership। अब ये बताता है कि जिस दौरान पर अजीत डोवाल साहब रशिया में थे और रशियन एक्सटर्नल मिनिस्टर्स तालिबान में थे, मतलब अफगानिस्तान में थे, उसी टाइम पर एस जयशंकर साहब थे साइप्रस में। अब आपको पता ही है कि इंडिया और रशिया इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, डिफेंस डील्स उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इंडिया एंड रशिया आर वेरी गुड फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पता है, हमेशा रशिया ने हमारा साथ दिया है, तो कहीं ना कहीं हमको भी साथ रशिया का देना चाहिए। अब साथ हम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, लेकिन साइप्रस में रशिया का कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। वो एंटी रशिया नहीं है साइप्रस, बट वो बहुत ज़्यादा प्रो रशिया भी नहीं है। लेकिन साइप्रस प्रो इंडिया जरूर है। आप कड़ियां आप जोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आगे क्या होता है वो हम देखेंगे। लेकिन साइप्रस में रशिया का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन साइप्रस इज बेंडेड टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है जी। अब साइप्रस से रूट ये चलता हुआ आ जाएगा ईयू के अंदर। इस रूट पे भी रशिया काम कर रहा है, जो कहीं ना कहीं अगर अफगानिस्तान इस कड़ी में खड़ा हो जाए तो ये अफगानिस्तान रशिया की चेस बोर्ड का बहुत जरूरी प्लेयर है अफगानिस्तान। तो अगर ये डील फाइनल हो जाती है, सॉरी ये पैक्ट फाइनल हो गया है, हो चुका है ऑलरेडी, तो फ्यूचर में इस रूट को अगर प्रपोज करना पड़े रशिया को तो बहुत ज्यादा फायदा रशिया को होने वाला है। तो यहां मैं लिख देता हूं प्रॉफिट में ट्रेड रूट।
रशिया के प्रॉफिट में आ जाता है ट्रेड रूट। ठीक है जी। अब मैं रशिया के तीसरे फायदे में आता हूं। वो तीसरा फायदा हिस्ट्री में भी जाता है। रशिया क्या है कि पिछले 200 साल के आसपास, जब यूएसएसआर भी हुआ करता था उससे भी पहले 200 साल से रशिया की एक सबसे बड़ी दिक्कत थी जो आज भी बहुत ज्यादा वैलिड है। रशिया के पास कोई वार्म वाटर रूट नहीं है। वार्म वाटर रूट क्या होता है? वार्म वाटर रूट हम उसको कहते हैं जो कि 12 महीने फिजिबल रहे शिप्स चलाने के लिए। मतलब अब क्या होता है कि रशिया जहां पर है, आपको पता ही है, उसका जो नॉर्दर्न एरिया पूरा जो है ऊपर आर्टिक ओशन से है। आर्टिक ओशन में उस टाइम पर तो काफी ज्यादा बर्फ हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पर भी 5 से 6 महीना ही आप चल सकते हो। थोड़ा बहुत पानी चलने लायक होता है, नहीं तो बाकी टाइम पर हमेशा बर्फ रहती है। ठीक है जी। दूसरी तरफ आप ईस्ट और वेस्ट में देखें, दोनों तरफ से आपका यूएसए का इन्फ्लुएंस रहता है। इसलिए रशिया जो है वो नीचे की तरफ से ही प्रेफर करता है कि मेरे को कोई साउथ से कोई रूट मिल जाए, जो कि वार्म, साउथ के तो सारे रूट वार्म वाटर ही है, वहां पर जमने वाला कोई रूट है नहीं, ज्यादा ज्यादा क्या मेरे ख्याल से है ही नहीं। तो साउथ में रूट ढूंढने के चक्कर में ही एक रीजन 1979 में जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था, तो उसमें से एक रीजन ये वार्म वाटर को ढूंढते हुए वहां गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लूं तो पाकिस्तान से होता हुआ मैं वहां पर ट्रेड रूट अपना बना सकता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सी लगती है, उसके साथ वो ट्रेड रूट कर सकता है। वो रीजन आज भी वैलिड है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं वार्म वाटर आज उस 200 साल से कंपैरेटिवली तो कम बर्फ जमती है, लेकिन फिर भी 12 महीने का रूट अभी तक रशिया के पास कोई नहीं है। रशिया एक्टिवली आर्टिक जोन को एक्सप्लोर कर रहा है और अपना रूट बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें चाइना भी उसकी मदद कर रहा है और कहीं ना कहीं अब इंडिया भी उसकी मदद करेगा, क्योंकि इंडिया और रशिया की भी एक स्ट्रेटेजिक डील हुई है। अगर आपको पीछे याद हो तो आपस में दोनों अब वहां पर अपनी नेवी लगा सकते हैं। इंडिया आर्टिक ओशन में अपनी नेवी लगा सकता है और रशिया नीचे अरेबियन सी में अपनी नेवी लगा सकता है। ये डील इंडिया के बीच में हुई है। आर्टिक ओशन को रशिया एक्सप्लोर तो कर रहा है, लेकिन वार्म वाटर रूट अभी भी रशिया के पास कोई नहीं है। तो ये रीजन आज भी वैलिड होता है कि अगर अफगानिस्तान के साथ ये डिफेंस पैक्ट होता है तो इस वार्म वाटर रूट को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। तो ये वार्म वाटर WW लिख दिया मैंने, WWR, ये वार्म वाटर रूट का भी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है रशिया को लेकर। ठीक है जी। मोटे मोटे 3 ही प्रॉफिट हैं जो मैं रशिया के देख पा रहा हूं। अफगानिस्तान पे अगर मैं आ जाऊं, अफगानिस्तान में सबसे पहले तो IS-K तो मैं लिख ही चुका हूं, उस टेरर ग्रुप को हटाने में काम मिलेगा। प्लस अफगानिस्तान को, तालिबान गवर्नमेंट को एक वर्ल्ड में रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। आपको पता ही है यूएसए के बाद मिलिट्री वाइज सबसे ज्यादा, यूएसए के बाद मिलिट्री वाइज सबसे ज्यादा ताकतवर है रशिया। अगर रशिया साथ देता है तालिबान का, तो तालिबान को एक वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिल जाएगी। प्लस वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिल जाएगी, मिलिट्री इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, सेना भी स्ट्रांग हो जाएगी और तालिबान को साथ भी मिल जाएगा रशिया का। तो ये सारे फायदे तो हो गए अफगानिस्तान के इस ट्रेड डील से। ठीक है जी। अब अगर मैं आ जाता हूं पाकिस्तान, फायदे तो है ही नहीं, पाकिस्तान के फायदे तो है ही नहीं। पाकिस्तान के नुकसान का एक मैंने पता नहीं स्लाइड में लगाया है कि नहीं लगाया, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, मैंने लगाया हुआ है, तो वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। यहां ये कहता है कि बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान, द ग्रोइंग पार्टनरशिप बिटवीन रशिया एंड तालिबान कुड फर्दर इरोड पाकिस्तान इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, वन कंसिडर्ड तालिबान क्लोजेस्ट एलाई। ठीक है जी। और आपको पता है इनकी वॉर भी चल रही है। रिलेशन रीच्ड एट अ लो पॉइंट अर्लियर दिस ईयर व्हेन काबुल एक्यूज्ड पाकिस्तान ऑफ कैरिंग आउट डेडली एयर स्ट्राइक इनसाइड अफगानिस्तान। 400 बंदे आपको पता है रिहेबिलिटेशन में मारा था, उसमें पाकिस्तान ने, उस वजह से 400 लोग मर गए थे। द एपिसोड केम आफ्टर द मंथ्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर शेलिंग, ड्रोन स्ट्राइक्स अलोंग डिस्प्यूटेड डूरांट लाइन, colonial era boundary separating the two countries। चलिए नक्शे में एक बार थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि इस नक्शे में पाकिस्तान के नुकसान के साथ इंडिया का फायदा भी कहीं ना कहीं छुपा है। कैसे है ये देखिए, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। अब अगर इंडिया पाकिस्तान को यहां से घेरता है और अगर अफगानिस्तान में रशियन प्रेजेंस रहती है, तो वो पाकिस्तान को यहां से घेर सकता है। तो ये तो सबसे पहला मैंने इंडिया का आपको फायदा बता दिया कि हमको पाकिस्तान को घेरने का एक मौका मिल जाएगा। पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा? अगर पाकिस्तान रशिया की प्रेजेंस रहती है और यहां पर तालिबान की गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है और उनको मिलिट्री इक्विपमेंट्स और अच्छे मिलते हैं, तो तालिबान पाकिस्तान को यहां से बहुत अच्छे से धो सकता है। तो ये तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। प्लस
एक चीज और मैं बताऊं, इंडिया का फायदा मैं आपको यहां बाद में जाकर बताऊंगा, एक फायदा और है वो, लेकिन मैं बाद में जाकर बताऊंगा। पहले मैं पाकिस्तान के नुकसान बोर्ड पे लिख देता हूं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान के नुकसान। सबसे पहला, अफगानिस्तान स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा, इंडिया को घेरने का मौका मिल जाएगा। स्ट्रांग तो क्या ही होगा, इंडिया तो स्ट्रांग है ही है, तो मैं इंडिया को लिख नहीं सकता, इंडिया स्ट्रांग तो लिख ही नहीं सकता, तो इंडिया का फायदा हो जाएगा, तो वो पाकिस्तान का नुकसान ही है। ठीक है जी, इंडिया का फायदा, पाकिस्तान का ऑब्वियसली नुकसान है। तीसरा, तीसरा नुकसान जो है वो यूएसए से रिलेटेड है। वो यूएसए के पॉइंट में जब जाऊंगा तब मैं आपको इसका तीसरा नुकसान लिखूंगा। अब यूएसए में प्रॉफिट तो यूएसए को है ही नहीं। सबसे बड़ा नुकसान बगराम एयरबेस, और ये तीसरा नुकसान बगराम स्लैश यूएसए गुस्सा। अब यूएसए के नुकसान में बगराम एयरबेस इसलिए आ गया क्योंकि बगराम जो था, यूएसए ने डिमांड करी थी पाकिस्तान से कि भाई मुझे बगराम एयरबेस मुझे वापस ला कर दो। अब हड़बड़ी में 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान तो छोड़ गया, लेकिन अपने इक्विपमेंट्स भी सारे वहीं छोड़ गया, मिलिट्री टैंक्स वैंक्स ये सब कुछ भी वहां छोड़ गया, गन्स वंस ये सब कुछ भी छोड़ गया, प्लस अपना सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट बगराम एयरबेस भी वहां छोड़ गया। बगराम एयरबेस जरूरी इसलिए था यूएसए के लिए क्योंकि वही एक बेस था जिससे वो रशिया में भी नजर रखता था, चाइना में भी नजर रखता था, इंडिया में भी नजर रखता था। और स्ट्रेटेजिक पॉइंट उसका था कि अगर कभी ना कभी इन तीनों में से किसी एक कंट्री ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी तो उसका एक एयरबेस यहां पर रहेगा, यहां से वो अटैक लॉन्च कर सकता है। लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने ये बेस ही छोड़ दिया 2021 में। 2 साल पहले नहीं, शायद पिछले साल 2025 में ही शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को बुलाया अपने घर पे, खाना तो क्या ही खिलाया होगा, चलो तो खाना वाना खिलाया और उसको ये बोला कि भाई मुझे बगराम ला कर दो। तो शहबाज शरीफ की जीभ लटक गई, उसने कहा कि भैया मालिक ने बोला है, मालिक के लिए हम ला कर देंगे। और वहां जाकर भौंकते हुए बोल दिया, हाँ हम तो ला कर देंगे सर, आपको बगराम क्या जो बोलोगे वो ला कर देंगे, पूरा अफगानिस्तान ही दे देंगे आपको गिफ्ट में। तो हाँ तो वहां भराया और इस साल अटैक लॉन्च कर दिया पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर। मेन उसका रीजन यही था, उसको बगराम चाहिए था, और भी रीजन हो सकते हैं लेकिन मेजर पोर्शन उसका यही था कि उसको बगराम चाहिए था। बगराम एयरबेस के लिए उसने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। होगा क्या, अभी तक तो उसका कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। बगराम क्या, वो तो अफगानिस्तान ही उसको धो रहा है, तो बगराम तो भूल ही जाओ, तो अपने आप को बचा ले पाकिस्तान, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर अब रशिया आकर अपना प्रेजेंस जमा लेता अफगानिस्तान के ऊपर तो यूएसए तो बगराम एयरबेस को बिल्कुल भूल ही जाए। अब तो पहले जो 1-8% चांस सोच रहा था, अब तो नेगेटिव में चला गया, अब तो बिल्कुल ही यूएसए, अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो यूएसए का सबसे बड़ा नुकसान ये आ जाता है। दूसरा, मैंने आपको बताया एयरबेस है नहीं, एयरबेस बगराम अब मिलेगा नहीं, तो वेस्ट एशिया में या पूरे एशियन रीजन में ही मैं बोलूंगा, एशियन रीजन में यूएसए का कंट्रोल पहले से और ज्यादा कमजोर हो जाएगा, और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। पहले आपको पता है ईरान वॉर की वजह से उसने जापान से भी अपने इक्विपमेंट्स काफी सारे बुला लिए थे और यहां पर शिफ्ट कर दिए मिडिल ईस्ट में, क्योंकि उसको जंग लड़ना था। अगर ये इसने बगराम एयरबेस और चला जाएगा क्या, चला गया ही है, तो जो उम्मीद उसको अपनी वेस्ट एशिया में अपनी इंफ्लुएंस बढ़ाने की थी वो उम्मीद भी यूएसए की खत्म हो गई। तो यूएसए और पाकिस्तान को दोनों को इस डील से नुकसान ही नुकसान हुआ। चाइना का फायदा क्या होगा, चाइना का आईएसके तो मैंने आपको बता ही दिया, टेरर ऑर्गेनाइजेशन जाएगा, उसके इंजीनियर्स बचेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई जो था उसको बूस्ट मिलेगा चाइना को, चाइना को उसको बूस्ट मिलेगा इस चीज से, उससे बूस्ट मिलेगा। एक तो सबसे बड़ी बात है स्टेबिलिटी आ जाएगी अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर की स्टेबिलिटी चाइना के लिए बहुत जरूरी है फॉर बीआरआई। तो ये स्टेबिलिटी और ये टेरर सब निकालकर कहीं ना कहीं बीआरआई का फायदा देती है चाइना को, इसलिए बहुत ज्यादा फायदा है चाइना को। नुकसान एज सच में चाइना का तो देख नहीं पा रहा कि कुछ इस डील से कुछ नुकसान है। छोटा सा नुकसान ये कह सकता हूं कि रशिया की तरफ अफगानिस्तान थोड़ा ज्यादा झुकने लगेगा।
क्यों? पाकिस्तान चाइना की तरफ अफगानिस्तान झुका तो नहीं एग्जैक्टली, लेकिन 2023 में, 2024 में, 2025 में, इन 3 सालों में चाइना ने अफगानिस्तान के साथ काफी डील्स फाइनल करी, जैसे ऑयल एक्सट्रैक्शन, छुटमुट मिनरल एक्सट्रैक्शन, प्लस ह्यूमैनिटेरियन एड्स भी काफी तालिबान गवर्नमेंट को चाइना पहुंचाता रहा है। तो चाइना अपनी तरफ अफगानिस्तान को झुका जो रहा था पिछले 3 साल से, जब से ये तालिबान गवर्नमेंट बनी थी। अगर यहां पर रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है तो अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट रशिया की प्रो हो जाएगी, ज्यादा एंटी चाइना नहीं होगी, लेकिन चाइना से ज्यादा अब प्रो रशिया बन जाएगी। ये मैं छोटा सा नुकसान समझता हूं इसमें। अब इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया के सबसे ज्यादा फायदे क्या होंगे इसमें? सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान। अभी आपको मैंने मैप में समझाया, पाकिस्तान को घेरने का मौका इंडिया को मिल जाएगा। यहां से हम करेंगे, यहां से ऊपर हो जाएगा, वहां पर अफगानिस्तान ऑलरेडी एंटी पाकिस्तान तो है, लेकिन इतना सपोर्ट देकर वो अटैक नहीं कर सकता पाकिस्तान पर जितना रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट्स के साथ वो कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान। सेकंड, टर्की। टर्की क्यों? वापस मैप पे चलते हैं, मैप से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हुआ क्या था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम? ऑपरेशन सिंदूर के टाइम टर्की ने ड्रोन्स भेजे पाकिस्तान की मदद करने के लिए। वो ड्रोन्स कहां से आए? कहीं ना कहीं यही रूट लेकर आए होंगे, या फिर क्योंकि ईरान भी कहीं ना कहीं आपको पता ही है एंटी इंडिया चलता रहता है, कभी कश्मीर पे बोलना, कभी कुछ में बोलना, कभी कुछ बोलना, तो या ये रूट पकड़ा होगा। अब अगर अफगानिस्तान में हमारी प्रेजेंस, रशिया की प्रेजेंस आ जाती है, तो ये रूट तो अब टर्की के लिए एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो टर्की अगर अगले हम कोई ऑपरेशन पाकिस्तान के साथ करते हैं, अगर कोई ऑपरेशन हम पाकिस्तान के साथ करते हैं, तो टर्की अब उतना सपोर्ट नहीं पहुंचा सकता पाकिस्तान को जितना पहले पहुंचा पा रहा था, अगर रशिया की प्रेजेंस अफगानिस्तान में बढ़ जाती है। तो इसलिए टर्की। हाँ, तो मैं आ रहा था, तो इसलिए टर्की। अब एक चीज और, ये तो हमको फायदे दिख रहे हैं जो ऑलरेडी फायदे हैं, ठीक है। अब जो मेरी एनालिसिस है, एक तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आता है बलोचिस्तान। काफी जरूरी पॉइंट है, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। बलोचिस्तान मूवमेंट आपको पता है कितनी स्ट्रांगली चल रहा है। आए दिन बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान पे हमला करती रहती है, कभी उनके आर्मी के लोगों को मार रही है, कभी वहां पर नुकसान पहुंचा रही है, आए दिन आपको न्यूज में आता रहता है। बीएलए बहुत ही एक्टिवली पाकिस्तान से अलग होने पे लगी हुई है। हेल्प वो किससे मांग रही है? बलोचिस्तान हेल्प हमसे मांग रहा है, बलोचिस्तान जो है हेल्प मांग रहा है इंडिया से, लेकिन इंडिया डायरेक्टली इंडिया डायरेक्टली बलोचिस्तान को मदद नहीं कर सकता। क्यों? इसकी वजह से ये अड़ंगी देगा। एक मैंने रीजन यूएसए में और छोड़ दिया, मैं आगे जाकर बताता हूं। ये अड़ंगी देगा, अगर हमने बलोचिस्तान की मदद कर दी, बलोचिस्तान को लिबरेट कर दिया, इंडिया के साथ यूएसए के रिलेशन खराब हो जाएंगे, फिर वही ट्रेड खत्म कर दूंगा और तुम्हारा वो कर दूंगा, अपना सैंक्शंस लगा दूंगा, ये फलाना ढमकाना, आपको पता है यूएसए का चलता रहता है। इंडिया डायरेक्टली मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर अफगानिस्तान ताकतवर हो जाता है, रशियन प्रेजेंस आ जाती है, तो क्या हम यहां पर इंडिया की जगह अफगानिस्तान लिख सकते हैं? इट्स अ बिग वाई। जो काम इंडिया से एक्सपेक्ट कर रहा है बलोचिस्तान, क्या वो काम रशिया अफगानिस्तान के थ्रू बलोचिस्तान को आजाद करने में कर सकता है फ्यूचर में? इट्स अ बिग वाई। देखते हैं चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं। दूसरा एक और रीजन, वो भी बलोचिस्तान से रिलेटेड ही है। बलोचिस्तान से रिलेटेड ये है कि बलोचिस्तान आपको पता ही है, पाकिस्तान जो वो आसिम मुनीर, आपको याद है वो प्लेट लेकर गया था, शीशे की थाली, और वो 4-5 कांच के टुकड़े ले गया था कलर करके,
ये बोलकर कि क्रिटिकल मिनरल है ट्रम्प के पास, ट्रम्प साहब देखिए, वो जो क्रिटिकल मिनरल्स है ना वो सारे मिलते हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा रिजर्वायर है। पाकिस्तान वहां जाकर ट्रम्प को बोलता है कि भाई आप बलूचिस्तान आप ले लो, वहां खोदो खोदो जो मर्जी करो, हमें कोई मतलब नहीं, हमको पैसे देते रहना, हमको भीख पहुंचाते रहना, हम अपने आप करते रहेंगे। अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो बहुत बड़ा क्रिटिकल मिनरल का रिजर्वायर इंडिया के पास आ सकता है। डायरेक्टली नहीं आएगा, ये मैं स्पेकुलेशंस दे रहा हूं, बहुत बड़ा फायदा इस चीज में हो सकता है। अगर ये क्रिटिकल मिनरल्स आ जाते हैं तो क्वाड देशों को भी बहुत बड़ा फायदा होगा और चाइना से काउंटर करने में हमको मदद करेगा। ये बहुत ज्यादा फ्यूचर की बातें हैं, लेकिन आपको पता ही है कि जियोपॉलिटिक्स में सारी चीजें फ्यूचर को देखते हुए ही होती हैं और उस चेस बोर्ड में मोहरे बहुत साल पहले ही लगा दिए जाते हैं। तो इन सारी चीजों का मोहरा क्या आज फिट किया जा रहा है? दैट्स अ बिग वाई। अब यूएसए का जो एक पॉइंट में रह गया था वो था नूर खान बेस, जो कि पाकिस्तान में है। तो ये पाकिस्तान और यूएसए दोनों का लॉस है। नूर खान बेस अब ऑल वल्नरेबल हो जाएगा। अगर रशिया की प्रेजेंस अफगानिस्तान में बढ़ जाती है, बढ़ क्या जाती है, वो बढ़ ही गई है, तो नूर खान बेस को अब पहले से ज्यादा खतरा है। नूर खान बेस आपको पता ही है, इट इज एक्टिवली कंट्रोल्ड बाय यूएसए। ये चीज कोई छुपी नहीं है किसी से। तो यूएसए अगर छुपाता है या पाकिस्तान छुपाता है तो वो बेवकूफी कर रहा है। सबको पता है नूर खान बेस इज ऑपरेटेड बाय यूएसए एंड इट इज अ न्यूक्लियर बेस। उसमें न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं बहुत सारी। तो ये नूर खान बेस अब और ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा फ्यूचर में रशिया की प्रेजेंस अफगानिस्तान में बढ़ने से। ये भी एक बहुत बड़ा लॉस है। तो इससे और ताकत कमजोर हो जाएगी, यूएसए की प्रेजेंस और कमजोर हो जाएगी एशिया में। तो आशा करता हूं मैं आपको अच्छे से ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर पाया हूंगा। ये एक डील कितने लोगों के लिए फायदे में है और कितने लोग उसमें नुकसान में हैं, आशा करता हूं अच्छे से समझा पाया हूंगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।